नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है बनिहाल काजीकुंड टनल को लेकर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीकुंड टनल बनकर तैयार हो गई है। फिलहाल अत्याधुनिक उपकरणों की जाँच जारी है। इसके पूरा होते ही टनल को इस महीने के अंत तक आम यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से बनाई गई ये टनल काफी अत्याधुनिक है। ये टनल जम्मू श्रीनगर हाईवे के मौजूदा 270 किलोमीटर लंबे फासले को 16 किलोमीटर कम कर देगी और हर मौसम में यात्रा संभव हो सकेगी। 21,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार टनल में 2 ट्यूब हैं और हर 500 मीटर के फासले पर दोनों ट्यूब के बीच कॉरिडोर बनाया गया है। यह आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है। निर्माण कंपनी के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि टनल में वेंटिलेशन और बिजली से जुड़ी उपकरणों की जाँच की जा रही है। इसमें कुल 126 जेट फैन है, 234 सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि ये टनल हाईवे के मौजूदा रूट पर स्थित जवाहर टनल और शैतानी नाला को बाईपास करेगी। हालांकि इसका रणनीतिक महत्व भारतीय सेना को भी मिलेगा ताकि हर मौसम में भारतीय सेना का यातायात सुलभ हो सके। खबर यह आ रही है कि भारत के 4 नए जेट उत्पादन पर काम शुरू हो गया है, जिनमें से 3 इंडियन एयरफोर्स के तेजस MK2 है। इसके अलावा AMC MK1 और MK2 और इंडियन नेवी का TEDBF शामिल है। हालांकि डिजाइन करने वाली एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक विकसित किया जा रहा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA उसकी कोर तकनीक तैयार है। ये अब कई अन्य परियोजनाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार यानी कि बेस भी तैयार करेगी। 2026 तक 3 नए लड़ाकू जेट उड़ान भरेंगे, जिनमें से 2 वायुसेना और 1 नौसेना के लिए होगा। रक्षा मंत्रालय की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के प्रमुख गिरीश देवधारे ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2023 तक एक नया LCA जिसे कि MK2 वर्जन कहा जाता है वो रोल आउट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कि हमने तेजस MK1 के लिए डेवलप किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाने वाले 123 MK1 और MK1A विमान MiG-21 की जगह लेंगे। इसीलिए उनके डिजाइन पैरामीटर ऐसे थे कि उनको एक हल्का और छोटा विमान बनाना था। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस 3.5 टन का भारी पेलोड ले जा सकता है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि LCA MK2 को मिराज 2000 से बदला जाएगा। मिराज जो कि एक बड़ा विमान है और इसका इंजन भी बड़ा है और ये 6.5 टन का पेलोड ले जा सकता है और ये एक अधिक सक्षम विमान भी है। MK2 संस्करण के बारे में उन्होंने आगे बताया कि 2026 तक MK2 संस्करण का उत्पादन तैयार हो जाएगा। इसके बाद AMCA जो कि 5वीं पीढ़ी का विमान है और LCA 4.5 पीढ़ी का। इसके अलावा AMCA एक स्टेल्थ विमान भी है और इसीलिए इसके स्टेल्थ फीचर को भी डिजाइन किया गया है और LCA के विपरीत इसे एक अलग ही तकनीक पर बनाया जा रहा है। AMCA के पास कम रडार क्रॉस सेक्शन प्राप्त करने के लिए उसका बेहद अलग डिजाइन है और ये आंतरिक हथियार ले जा सकता है। देवधरे जी ने कहा कि जब आप भारी हथियारों को हटाते हैं तो इससे विमान के अंदर पर्याप्त ईंधन और हथियार होते हैं जो स्टील्थ मोड में एक बहुत ही सक्षम ऑपरेशनल भूमिका निभाते हैं। AMCA की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक होगी, वो भी उसके लक्ष्यों के हिसाब से। आगे उन्होंने बताया कि AMCA का डिजाइन पूरा हो चुका है और वायुसेना की जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से हर चीज को फ्रीज कर दिया गया है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं और इसका भी प्रोटोटाइप 2024 तक आ जाएगा और उसके तुरंत बाद ही हमने पहली उड़ान भी करनी है। आगे उन्होंने बताया कि AMCA MK1 में इंपोर्टेड ही इंजन होगा, लेकिन LCA MK2 और AMCA MK2 में स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा और LCA MK2 के इंजन को स्वदेशी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा बाद की स्टेज में। और 2 स्क्वाड्रन AMCA MK1 की होंगी जिनमें की इंपोर्टेड इंजन लगाया जाएगा। AMCA MK2 में भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि उसमें अधिक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन हो और इसीलिए वो विमान को इस तरीके से बना रहे हैं ताकि इसमें स्वदेशी इंजन फिट किया जा सके और बदलाव कम से कम करने हो। और तीसरा नया फाइटर जेट जो सबसे चुनौतीपूर्ण है वो है TEDBF जो कि 2026 तक उड़ान भरेगा। देवघर जी ने कहा कि TEDBF एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और परिपक्व करने में समय लगेगा। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि AMCA 6ठी पीढ़ी की ओर जाएगा। साथ ही AMCA MK2 आवश्यक तकनीकों के साथ मानव युक्त होगा, लेकिन मिशन के आधार पर विमान को पायलट के साथ या उसके बिना भी उड़ाया जा सकता है। तो ये एक क्षमता है जो AMCA MK2 पर आ रही है और ऐसे ही नौसेना के इस प्रोटोटाइप पर भी किया जाएगा। यहाँ तक कि TEDBF भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता इसमें होगी। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नौसेना का LCA प्रोटोटाइप में टेक ऑफ पहले से ही ऑटोमेटिक है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत फोर्स को लेकर आ रही है। भारत फोर्स पुणे के पास
इंडस्ट्रियल पार्क में 240 करोड़ रुपए से 175 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जिसमें कि रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बिजनेस डिवीजनों के नए कारखाने होंगे। भारत फोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि खेड़ सिटी में बनने वाली ये नई संपत्ति विशेष वाहन, कुछ प्रणालियों और आर्टिलरी गन और एक असेंबली प्लांट का निर्माण करेगी, जिसमें एक परीक्षण सुविधा भी होगी। खेड़ सिटी कल्याणी समूह और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम है और ये सुविधा अगले 2 से 3 सालों में चालू होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि MS-60 रोमियो जो कि मल्टी मिशन हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स है, जिसे कि भारत 24 की संख्या में ले रहा है, उनमें से 3 अगले महीने भारत पहुंच जाएंगे। भारतीय नौसेना के पायलट्स और ग्राउंड क्रू पहले से ही अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं और वे नए MS-60R के साथ ही लौटेंगे और ये 24 हेलीकॉप्टर विदेशी सैन्य बिक्री के मार्ग से आ रहे हैं और इनकी कुल लागत 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेंगे। इस अनुबंध के हिसाब से जो पैकेज है उसमें स्पेयर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड हथियारों का सपोर्ट, पायलटों और ग्राउंड क्रू को प्रशिक्षण देना शामिल है। इन हेलीकॉप्टरों को टॉर्पीडोज और मिसाइलों से लोड किया जाएगा और साथ ही इसके मिसाइलों का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी भूमिकाओं में किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी साइन होने के 5 साल के अंदर ये सारे हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे खास बात ये है MS-60 की कि इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले P-8I विमानों के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में एक कोऑर्डिनेशन होगा और दुश्मन की पनडुब्बी को खत्म करने में एक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा नौसेना को जनरल एटॉमिक्स से सी गार्डियन ड्रोन भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, MS-60 जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भारतीय गाइडेंस के हिसाब से संशोधित किया जाएगा। भारत को जो 3 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं वो पहले अमेरिकी नौसेना के लिए थे। जो संशोधन किया जाएगा उसमें खास करके फोल्डिंग मेन रोटर है, जो कि जहाजों पर इसके फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद करेगी। इन हेलीकॉप्टरों में पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता है। इनका इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू, कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू, नेवल स्पेशल वॉरफेयर और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। सेना एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि लद्दाख में जो तनाव चल रहा है, इस बीच इजराइल से जो भारत का एथोस गन सिस्टम को लेकर जो सौदा हुआ है वो रुका हुआ है, उसे अब पूरा किए जाने की बात पर फोकस किया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो स्वदेशी गन है उसे बनने में काफ़ी देरी हो रही है और 2026 से पहले ये पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसे में चीन के साथ जो खतरा चल रहा है, इससे एक नई चिंता पैदा हो गई है। भारत ने हालांकि K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम को वहां पर तैनात किया है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा जो बनाई जा रही थी धनुष टोड आर्टिलरी गन, उनकी डिलीवरी होने में वक्त भी लगेगा और इनकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी भी चल रही है और ऐसे में सिर्फ इंपोर्ट करना एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है भारतीय सेना के पास। आपको बता दें कि 2019 से रुकी हुई परियोजना के तहत 400 तोपों की तेजी से डिलीवरी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कि एल्बिट सिस्टम 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री की पेश भी कर रही है। भारत में असेंबली लाइन भी वो स्थापित कर रहे हैं। साथ ही सेना को तोपों की डिलीवरी की अवधि को भी काफी कम करने का प्रस्ताव भी मिला है, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ये भारत पहुंच जाएंगी, जिनमें से कि पहली 6 ये जो गन सिस्टम है वो 10 महीने के भीतर भारत को मिल जाएंगी और 2025 तक 400 तोपों का पूरा सेट भारतीय सेना की सर्विस में आ जाएगा। हालांकि जो ATAGS भारत का स्वदेशी प्रोग्राम है वो पिछले 2 सालों से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। जहां ATAGS की अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपए की है, उसके मुकाबले इजराइल की ये जो गन सिस्टम का जो कीमत है वो 10 करोड़ रुपए है और एल्बिट ने घरेलू भागीदारों को फ्री में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है और भारत में ये पूरी तरह से उत्पादित की जाएंगी। आपको बता दें कि एल्बिट के साथ भारत फोर्स की भागीदारी भी है। हालांकि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि भारत की ATAGS भविष्य की आर्टिलरी गन होगी, जिसे कि हजारों की संख्या में उत्पादित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है उसको देखते हुए इन 400 तोपों का आयात करना, ऐसे में इजराइल भी पूरी दोस्ती निभा रहा है और भारत में असेंबली लाइन भी स्थापित कर रहा है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी दे रहा है। अगली अपडेट नेपाल को लेकर आ रही है। संकट के मौजूदा दौर से गुजर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को अब भारत की याद आई है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सारी गलतफहमियों को अब सुलझा लिया गया है और दोनों देशों को भविष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पड़ोसियों के साथ प्यार और समस्याएं दोनों साझा की जाती है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान KP शर्मा ओली ने इस बात को माना कि दोनों पड़ोसियों के बीच गलतफहमियां हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं की। ओली ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि भारत के साथ सीमा विवाद को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से ऐतिहासिक समझौतों, नक्शे और तथ्यात्मक मसौदों के तौर पर सुलझा लिया जाएगा।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है गगनयान को लेकर। इसरो मानव रहित गगनयान मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की मानव को अंतरिक्ष में भेजने की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि लॉन्च पर अंतिम कॉल दिसंबर में होने की संभावना है। हालांकि 2018 में प्रस्तावित मिशन पर इस कोरोना महामारी की वजह से देर का सामना करना पड़ रहा है। गगनयान को 3 चरणों में डिजाइन किया गया है। पहले 2 बिना क्रू के लॉन्च होंगे और तीसरा मानव युक्त मिशन होगा, जिसके लिए रूस में हमारे अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण ले रहे हैं। यानी कि पहले 2 मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च होंगे, जबकि पहला लॉन्च इस साल दिसंबर में निर्धारित किया गया है। दूसरा बिना क्रू का लॉन्च 2022 से 2023 में होने की संभावना है। इसके अलावा आदित्य L1 जो कि 2021 में ही लॉन्च किया जाना था, वो भी इस कोविड की वजह से लेट हो गया है। आपको बता दें कि अनक्रूड मॉडल लॉन्च के अलावा इसरो एक डेटा रिले सैटेलाइट भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो कि गगनयान मिशन के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। 800 करोड़ रुपए की इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है और उपग्रह को लॉन्च करने के लिए काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट से इसरो को ग्राउंड कंट्रोल से पूरे मिशन में गगनयान के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान मिशन की घोषणा 2018 में हो चुकी है और उसके बाद काम तेजी से चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।